पंछी की जिंदगी अब पटरी पर आ चुकी थी। ना सिर्फ विक्रांत उससे बहुत प्यार करता था, बल्कि उसका पूरा परिवार भी अब उसे अपने घर की बेटी की तरह अपना चुका था। और अम्मा अप्पा को तो पंछी हमेशा से ही जानती थी। उनका साया उनके लिए हमेशा से सबसे सुरक्षित रहा। लेकिन जैसे गन्ने में जब ज़्यादा रस भर जाए तो वो फट जाता है, ठीक वैसे ही जब पंछी के चारों तरफ से इतना प्यार मिलने लगा तो उसमें थोड़े बहुत नखरे भी आने लगे थे। और कमाल की बात ये थी कि उसके ये नखरे उठाने के लिए सब तैयार भी रहते थे। विक्रांत की तो जान बसती थी पंछी में। उसे ठीक होने के बाद पंछी ने ऑफिस जाना भी बहुत कम कर दिया था। अब वो सिर्फ ज़रूरी मीटिंग्स में ही जाती थी। पंछी के अप्पा अब बिल्कुल ठीक हो चुके थे। कई बार वो केरल वापस जाने की जिद भी करते, लेकिन विक्रांत अब उन्हें कहीं नहीं जाने देना चाहता था। उम्र के इस मोड़ पर वो चाहता था कि दोनों बुजुर्ग साथ में अपनों के बीच रहें। लक्ष्मी जी और बालकृष्ण जी जब से यहाँ रहने आए थे, पंछी को भी उनकी चिंता कम हो गई थी। इसी जिद में पूरे 1 साल से बालकृष्ण जी और लक्ष्मी जी यहीं पर रह रहे थे। और अब बस 2 दिन बाद विक्रांत और पंछी की शादी की सालगिरह थी। पंछी ने इस बार अपनी पूरी फैमिली के साथ केरल जाकर सेलिब्रेट करने का मन बनाया था। लेकिन इस बार शादी के बाद पहली बार विक्रांत ने पंछी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। कारण उसने पहले से ही एक सरप्राइज पार्टी का पूरा इंतजाम कर रखा था। असल में विक्रांत और पंछी की शादी केरल के जिस गांव में हुई थी, वहां के कई लोग अब तक यही समझते थे कि विक्रांत अविवाहित है। विक्रांत चाहता था कि अब जब पंछी उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई बन चुकी है, तो वह दुनिया के सामने उसे पूरे गर्व से अपनी पत्नी के रूप में पेश करे, सामने सबके खुलकर। और इसलिए वह पंछी के केरल जाने की बात को इस बार टाल दिया था। लेकिन जो पंछी पिछले 1 साल से अपनी हर कही बात को पूरा होते देखती आई थी, उसके लिए यह पहला मौका था जब उसकी बात नहीं मानी जा रही थी। और यही बात उसे सुबह से चिड़चिड़ा बना रही थी। हम 4 दिन बाद चलते हैं ना, विक्रांत ने मुस्कुराते हुए उसके गाल खींचते हुए कहा। क्या एनिवर्सरी तो पहले है ना, परसों है ना, पंछी ने भौं चढ़ाते हुए कहा। कुछ मेरी भी प्लानिंग होती है ना, विक्रांत ने धीरे से समझाने की कोशिश की। सीधे खड़े रहिए वरना सच कह रही हूँ अभी चली जाऊंगी यहाँ से, पंछी ने आंखें तरेरते हुए कहा। उस वक्त वह विक्रांत के शर्ट के बटन लगाने में लगी थी। लेकिन विक्रांत था कि कभी उसके गाल खींचता, कभी बालों में उंगली फिराता, कभी नाक छूता, तो कभी उसके गले का मंगलसूत्र पकड़कर मुस्कुरा देता। अभी मुश्किल से 3 ही बटन लगाए होंगे कि विक्रांत ने अचानक अपनी उंगली उसके होठ पर रख दी। विक्रांत, पंछी ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में कहा। विक्रांत मुस्कुरा रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों बाद उसकी पंछी उससे रूठी थी और पंछी को छेड़ना उसे हमेशा से अच्छा लगता था। हाँ पंछी बोलो, वो जानबूझकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। आप मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे और फिर भी मुस्कुरा रहे हो, पंछी ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। विक्रांत ने हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ अंगूठे से पंछी के होठों को छूते हुए कहा। क्यों, तुम्हें देखकर मुस्कुरा भी नहीं सकता क्या? पंछी ने अपने दोनों हाथों से उसका हाथ हटाते हुए कहा। ठीक है, फिर तैयार हो जाइए, खुद से मैं जा रही हूँ। खाना भी आज खुद ही निकालिएगा, मैं नहीं दूंगी। इतना कहकर वो जाकर बेड पर बैठ गई, रूठने की पूरी अदाओं के साथ। विक्रांत ने खुद को आईने में देखा। अभी भी बाल थोड़े गीले थे, थोड़ा मैला सा लुक, पर उसकी नज़र खुद से ज़्यादा अब पंछी की ओर थी। पीले रंग की जॉर्जेट की साड़ी, एक सिंपल पल्ला, हल्की सी भींगी जुल्फ़ें और हाथों में भरी नई दुल्हनों सी चूड़ियाँ। लक्ष्मी जी के कहने पर पंछी ने आज तक वो चूड़ियाँ नहीं उतारी थी। छोटी सी लाल बिंदी, लिप ग्लॉस से चमकते होठ और गले में वही पतला सा मंगलसूत्र जो शादी के वक्त विक्रांत ने खुद पंछी को पहनाया था। विक्रांत को आज फिर से वही दिन याद आ गया और अब पंछी उसे पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। सोच लो, ऐसे ही चला जाऊंगा ऑफिस, और तुम्हें तो पता है
मैं जा सकता हूँ? विक्रांत की बात पर गुस्से में पंछी ने लंबी लंबी सांसें ली और फिर घूर कर उसकी ओर देखा। मैं तो कहती हूँ इस शर्ट को भी क्या ज़रूरत है? अब 1.5 घंटे जिम में टाइम पास करते हो, सीधा वैसे ही चले जाओ। नॉट बैड आइडिया, विक्रांत ने शरारती अंदाज में कहा। पंछी पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकलने ही लगी थी कि पीछे से विक्रांत ने आवाज़ दी, अरे आओ ना, जल्दी बटन बंद कर दो। जानती हो ना, ये काम तो हमेशा तुम ही करती हो मेरे लिए। मेरे हाथों में दर्द है, आज कोई काम नहीं हो पाएगा। पंछी ने बिना पीछे देखे ही जवाब दिया और कमरे से बाहर निकल गई। विक्रांत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने आईने में खुद को देखा, अपने बालों पर हल्का सा जेल लगाया और स्टाइल में उन्हें सेट कर लिया। बेशर्मी की कोई कमी तो नहीं थी उनमें, इसलिए बिना शर्माए ऐसे ही मुस्कुराए वह कमरे से बाहर निकल गया। अपने हाथ में टाई लिए विक्रांत कमरे से बाहर निकल आया। विक्रांत, तुम लेट हो रहे हो, तुम्हें पता है ना आज मीटिंग है? त्रिभुवन जी चेयर खींचकर बैठते हुए बोले। यस डैड, बस निकल रहा हूँ, कहकर उसने टाई को चेयर के हैंडल पर रखा और खुद भी नाश्ते के टेबल पर बैठ गया। विक्रांत ने एक नज़र पंछी की तरफ डाली, लेकिन आज पंछी उसके लिए नाश्ता निकाल ही नहीं रही थी। पंछी, भूख लगी है मुझे। पंछी ने उसकी बात सुनी भी कर दी और पूरी तरह से अनसुनी भी। सारे घर को समझ आ चुका था आज पंछी नाराज है विक्रांत से। लक्ष्मी जी गुस्से में बोली, पंछी ये क्या बदतमीजी है, विक्रांत के लिए नाश्ता निकालो। पंछी ने माँ की ओर देखा, जिनकी आंखों में सच्चा गुस्सा दिख रहा था। उसने चुपचाप प्लेट में नाश्ता निकाला और फिर बोली, हलवा अंदर रह गया है, लाती हूँ। कहते हुए वो किचन की तरफ बढ़ गई। लक्ष्मी जी ने विक्रांत की ओर देखा और झल्लाकर बोली, तुमने बिगाड़ दिया है इसे विक्रांत, कभी कभी तो मन करता है एक थप्पड़ मार दूँ इसे। त्रिभुवन जी हंसते हुए बोले, समधन जी अब जाकर तो हमारा बदला कोई इस साइको से ले रहा है, लेने दीजिए ना, क्यों रोकती हैं पंछी को? नहीं भाई साहब, ये गलत है ना, मेरी बेटी इतनी जिद्दी हो सकती है, मुझे यकीन ही नहीं होता। विक्रांत मुस्कुराते हुए बोला, अम्मा कुछ मत कहिए पंछी से, वो तो बस मेरा अटेंशन पाने के लिए ये सब करती है और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद पंछी हलवा लेकर आई और प्लेट में नाश्ता रखकर विक्रांत के सामने रख दिया। खुद कुछ बोले बिना विक्रांत मीटिंग के लिए कपूर की तरफ से कौन कौन आ रहा है? त्रिभुवन जी ने पूछा। मिस्टर कपूर और उनकी बेटी, विक्रांत ने जवाब दिया। मिस्टर कपूर की बेटी, नाम सुनते ही पंछी के हाथ चम्मच पर कस गए। उसके सामने जैसे किसी लड़की का चेहरा घूम गया। मिस्टर कपूर, पंछी कैसे भूल सकती हैं उस लड़की को? उसके सामने अचानक 1.5 साल पहले का एक मंजर घूम गया, फ्लैशबैक। पंछी, कपूर के आने का टाइम हो गया है, अमर ने कैबिन में आते ही कहा। पंछी ने विक्रांत की ओर देखा और अमर भी अब विक्रांत की तरफ मुड़ा। विक्रांत खड़ा हुआ, अपने ब्लैक कलर के 3 पीस बिजनेस सूट की जैकेट के बटन लगाते हुए वो दोनों एक साथ बाहर निकल आए। आज उनकी कपूर फैमिली के साथ एक मीटिंग थी। ये पार्टनरशिप कोई नई बात नहीं थी, त्रिभुवन जी के ज़माने से ही दोनों परिवारों के बिजनेस साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब कपूर फैमिली का बिजनेस उनकी बेटी के हाथ में आने वाला था। इसलिए ये मीटिंग सिर्फ डील की ही नहीं, एक छोटे से बिजनेस कम गेट टुगेदर की तरफ रखी गई थी, जिसमें दोनों परिवारों की मौजूदगी ज़रूरी थी। मीटिंग रूम में पंछी ने विक्रांत की चेयर के पास सभी फाइल और लैपटॉप रख दिए। विक्रांत कुर्सी पर बैठा और एक हल्के इशारे से पंछी को पास बैठने को कहा, लेकिन अब उनके बीच पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। पंछी ने विक्रांत के बगल की सीट को नज़रअंदाज करते हुए 2-3 कुर्सियां छोड़कर अमर के पास जाकर बैठना चुना। विक्रांत की नज़रें एक पल को पंछी पर ठहर गईं, कुछ कहने जैसे, लेकिन फिर वही चुप्पी। तभी मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला। मिस्टर कपूर अपनी बेटी के साथ भीतर आए। विक्रांत तुरंत खड़ा हो गया। पंछी और अमर ने भी उनका अनुसरण किया। विक्रांत, ये मेरी बेटी खुशी कपूर है, मिस्टर कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी बेटी की तरफ इशारा किया। खुशी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। विक्रांत ने उसकी ओर देखा, फिर अपना हाथ बढ़ाया। हल्की सी मुस्कान दोनों के चेहरे पर। प्लीज़ बैठिए, विक्रांत ने कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। मिस्टर कपूर विक्रांत के दाएं बैठ गए, जबकि खुशी कपूर दूसरी ओर बिल्कुल पंछी की जगह आकर बैठ गई। विक्रांत ने लैपटॉप को घुमाकर मिस्टर कपूर की ओर करते हुए कहा,
ये रहे सारे डिटेल्स जैसा आपने कहा था। ये ग्रोथ। उन्होंने फाइल और लैपटॉप विक्रांत की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अब तो मैं रिटायर हो रहा हूँ, ये सब अब खुशी ही संभालेंगी। कपूर साहब मुस्कुराए। खुशी ने अपनी कुर्सी को हल्के से खिसकाया। वो अब और भी करीब आ गई थी विक्रांत के और अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, अब सारी डिटेल्स आप मुझे समझाइए। अब हम दोनों पार्टनर होंगे। विक्रांत स्क्रीन पर ग्रोथ और प्रोडक्शन के ग्राफ दिखा रहा था, लेकिन खुशी की नज़रें कहीं और ही थी, सीधे विक्रांत के चेहरे पर। गोल्डन फ्रेम का चश्मा, हल्की सी दाढ़ी और वह शांत गंभीर चेहरा, वो बेहद एलिगेंट और आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। विक्रांत भी यह सब महसूस कर रहा था। वो जानता था खुशी उसे देखने में ज़्यादा रुचि ले रही है, पर सामने मिस्टर कपूर बैठे थे और यह बिजनेस संबंध त्रिभुवन जी के ज़माने से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसने खुद को संयमित रखा। वो लैपटॉप बंद करता है और फाइल को खुशी की तरफ सरकाते हुए कहता है, बाकी डिटेल्स फाइल में है, जो ज़रूरी था मैं समझा चुका हूँ। फिर वह मिस्टर कपूर की तरफ देखता है और मुस्कुराकर कहता है, लंच का टाइम हो गया है, चलिए कुछ खा लेते हैं। मिस्टर कपूर उठते हुए बोले, चलो, बिल्कुल भूख भी लग रही है। उन्हें विक्रांत पसंद था। वो जानते थे कि निजी ज़िंदगी में विक्रांत का गुस्सा और सनक लोगों को डराती हैं। वो भी अब अपनी बेटी की नज़रों को समझ चुके थे, पर यह भी सच था कि वो चरित्र से साफ था, खास तौर पर लड़कियों के मामले में। उनका नाम आज तक किसी लड़की से नहीं जुड़ा था और वो अपने बिजनेस को कितनी संजीदगी से संभालता है, ये बात सब जानते थे। कैफेटेरिया की तरफ जाते हुए कैंटीन एरिया में पहुंचकर विक्रांत चलते चलते पंछी से कहा, मेरे लिए प्लेट सर्व कर देना। बाकी सभी लोग एक टेबल के ओर बैठ गए। सर्वर मिस्टर कपूर और उनकी बेटी के सामने प्लेट रख रहा था, जबकि पंछी अब भी विक्रांत के लिए प्लेट लगा रही थी। अमर विक्रांत के ठीक पीछे खड़ा था, शांत सा। विक्रांत और मिस्टर कपूर खाने के साथ साथ बिजनेस की बातें कर रहे थे, लेकिन खुशी की निगाहें बार बार सिर्फ विक्रांत पर टिकती जा रही थी। पंछी हल्के से मुस्कुरा उठी। काश इसे पता होता कि विक्रांत असल में कैसा है, शुरू में सबके लिए अच्छा और फिर सिर्फ अपने लिए कठोर। पंछी के मन में आया, शायद इसे भी लगे कि वो खास है, पर इसका अंजाम भी वही होगा जो मेरा हुआ था। लेकिन बहुत जल्द खुशी कपूर के भ्रम टूट गए। अब तो बात इतनी बढ़ गई थी कि वो हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी बहाने ऑफिस में आने लगी थी, सीधे विक्रांत से मिलने के लिए। शुरुआत में विक्रांत ने चुपचाप 2-3 बार मुलाकात कर ली, पर फिर एक दिन उसने पंछी से साफ कह दिया, अब वो मिस कपूर से कोई मीटिंग तभी फिक्स होगी जब मैं कहूँ। बिना अपॉइंटमेंट के मत बुलाना। खुशी बार बार कोशिश करती रही, पर अब विक्रांत से मिलने की कोई मंजूरी नहीं मिलती थी और ये नज़रअंदाज की खुशी कपूर की शान को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। फिर वो आनी भी बंद हो गई। आज अचानक कितने दिनों बाद फिर से मिस कपूर का नाम सुनते ही पंछी के मन में एक पुरानी लहर उठी थी। फ्लैशबैक खत्म। ठीक उसी वक्त नाश्ते की टेबल से विक्रांत उठ खड़ा हुआ। मेरा हो गया कहकर वह धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। एक एक करके सब लोग उठ चुके थे। विक्रांत अपने कमरे में आया, मोबाइल उठाया, लैपटॉप का बैग कंधे पर डाला और जैसे ही पलटा, पंछी सामने खड़ी थी। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, ओके मैं जा रहा हूँ, रेस्ट करना, ठीक है। फिर वह झुका, पंछी के माथे पर एक मधुर और स्नेह भरा किस किया और कमरे से बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ पर पंछी वहीं खड़ी रह गई। विक्रांत चला गया, लेकिन पंछी अभी भी मिस कपूर के ख्यालों में उलझी हुई थी। उसे आज भी याद था वो चेहरा, वो निगाहें, वो लालच, वो बुरी नज़र जिससे खुशी कपूर कभी विक्रांत को देखा करती थी। पंछी ने बहुत कोशिश की कि वो उन ख्यालों से खुद को बाहर निकाल सके, किसी और तरफ ध्यान लगा सके, लेकिन उसका मन बार बार वहीं लौट जाता, विक्रांत और मिस कपूर की ओर। पंछी ने अपना पर्स उठाया, मोबाइल हाथ में लिया और चलते चलते बोली, अम्मा मैं ऑफिस जा रही हूँ, उनके साथ ही शाम को आऊँगी। लक्ष्मी जी हॉल में बैठी कुछ पढ़ रही थी। तेजी से बाहर जाती पंछी को देख बस सर हिलाकर रह गई। गाड़ी लेकर वह सीधे ऑफिस पहुंची। विक्रांत कहाँ है? पंछी ने विक्रांत के फ्लोर पर सेक्रेटरी से पूछा। मैडम कपूर के साथ आज मीटिंग है ना?
सर मीटिंग के रूम में है, किसी ने जवाब दिया। पंछी ने एक पल सोचा, फिर बिना कुछ कहे मीटिंग की ओर बढ़ गई। ऑफिस में सभी जानते थे कि वह विक्रांत की बीवी है। उसे रोकने की हिम्मत किसी भी में नहीं थी। खटकी आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। पंछी मीटिंग के रूम में दाखिल हुई। दरवाज़ा अपने आप पीछे से बंद हो गया। विक्रांत ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, सोचा मीटिंग अटेंड कर लो। कहते हुए वह उसकी बगल वाली चेयर पर खींचकर बैठ गई। मिस्टर कपूर और उनकी बेटी खुशी सामने बैठे थे। अमर दोनों के बीच की कुर्सी पर। बातें बिजनेस की हो रही थी, पर नज़रों का बिजनेस कहीं और ही चल रहा था। खुशी की नज़र विक्रांत पर थी, पंछी की नज़र खुशी पर और विक्रांत की नज़र मिस्टर कपूर पर। अमर इस अजीब से ट्रायंगल को देख रहा था। धीरे से गर्दन झुकाई और मुस्कुरा दिए। सच कहते हैं, प्यार का दूसरा नाम जलन है, उसने सोचा। कल तक इस विक्रांत के नाम से चिढ़ती थी और आज एक नज़र भी बर्दाश्त नहीं हो रही किसी और की उस पर। व्हाट अ चेंज, नॉट बैड। तभी पंछी की नज़र अमर पर पड़ी, जो अब भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। पंछी की आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गई और अमर की मुस्कान और गहरी हो गई। इसी बीच मिस्टर कपूर और विक्रांत खड़े हुए एक दूसरे से हाथ मिलाया और अगली मीटिंग की बात करते हुए रूम से बाहर निकल गए। विक्रांत ने पंछी की तरफ देखकर पूछा, चले? पंछी ने हल्की सी गर्दन हिलाकर हामी भरी थी। खुशी बोल पड़ी, विक्रांत, हम इतने दिनों बाद आए हैं तो तुम्हारे कैफेटेरिया की कॉफ़ी तो बनती है। विक्रांत ने मिस्टर कपूर की तरफ देखा। आपके पास थोड़ा वक्त है? मिस्टर कपूर मुस्कुराए और सर हिलाकर हामी भर दी। सभी कैफेटेरिया की ओर बढ़ चले। पंछी सबको आगे बढ़ने का इशारा करते हुए पीछे से गई। तभी उसने पलटकर अमर की ओर देखा, जो सामने देखते हुए चलते चलते भी मुस्कुरा रहा था। बहुत बत्तीसी चमक रही है तुम्हारी, पंछी ने धीमे स्वर में कहा। अमर हल्के से हंसते हुए बोला, हाँ देख रहा था। तो कितना जल्दी है, अपने पति पर किसी और की नज़र तुझसे देखी नहीं जाती। पंछी ने तुर्स निगाहों से खुशी की ओर देखा। तूने देखा नहीं कैसे घूर रही थी विक्रांत को? देखना नहीं, ताड़ना कहते हैं उसे। लग रहा था मौका मिले तो घुस ही जाए उसके अंदर, अमर ने हंसते हुए कहा। और तू खुशी कपूर को जिस तरह से देख रही थी, वो भी आज पहली बार देखा मैंने। पंछी ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कदम तेज कर दिए और जाकर सीधा विक्रांत के साथ चलने लगी। सब कैफेटेरिया पहुंचे। विक्रांत ने सभी की ओर देखकर कहा, आप लोग बैठिए, मैं बस 5 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। मिस्टर कपूर ने उठते हुए कहा, विक्रांत मैं ज़रा चलता हूँ। वो कैफेटेरिया की वॉशरूम की ओर निकल गए। उधर कैफेटेरिया में अमर, पंछी और खुशी तीनों एक टेबल पर बैठ चुके थे। खुशी ने पंछी की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो तुम्हारी शादी हो गई? पंछी ने बिना ज़्यादा भाव जताए सर हिलाया। खुशी ने थोड़ी चुपती मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा नाम चिड़िया पंछी है ना? पंछी की उंगली टेबल के नीचे अपनी मुट्ठी में भींच गई। उसने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस फिर से सर हिला दिया। वैसे विक्रांत के बारे में कुछ बताओ। खुशी ने जैसे सीधे मुद्दे पर आकर वार किया। पंछी ने अब सीधा जवाब देना जरूरी समझा। शायद आपको पता हो कि उनकी शादी हो चुकी है। खुशी ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ डैड ने बताया। गांव में किसी से शादी कर ली है। फिर एक सेकंड रुककर आंखों में तंज लिए बोली, अब जिससे भी की, मेरा तो चांस था ही नहीं। पंछी ने उसकी बात को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन खुशी की बात वही नहीं छोड़ी। एक गांव वाली से मेरी तुलना कर रही हो तुम? अपने लिए गांव वाली शब्द सुनते ही पंछी थोड़ा गुस्से में बोली, गांव वाली हो या शहर वाली, उनकी बीवी है। अगर अभी वह कहती कि वह विक्रांत की बीवी है तो खुशी सीधे सीधे कहती कि उसने विक्रांत को फंसा लिया है। उसी वक्त अमर ने उसका कंधा हल्के से छूकर कहा, देखो, और टीवी की तरफ इशारा किया। कैफेटेरिया में टीवी ऑन था। आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन स्क्रीन पर जो दिख रहा था वो किसी सस्पेंस मूवी से कम नहीं था। टीवी स्क्रीन पर 3 फोटो एक के बाद एक उभरते हैं, मल्होत्रा, माया और पृथ्वी। नीचे बड़ी हेडलाइन चल रही थी, जंगल में मिले कंकाल की पहचान, मल्होत्रा और उनके बच्चों के रूप में पुष्टि। पंछी झटके से खड़े हुई, पास में खड़े वेटर से बोली, साउंड बढ़ाओ। न्यूज़ एंकर की आवाज़ अब साफ सुनाई दी। 4 दिन पहले जंगल से बरामद हुए 3 कंकालों में एक के गले में पड़ी चैन से संदेह हुआ कि वह मिस्टर मल्होत्रा हो सकते हैं। डीएनए परीक्षण में पुष्टि हो गई। तीनों कंकाल
मल्होत्रा, उनकी बेटी माया और बेटा पृथ्वी के हैं। तीनों कंकाल लोहे की कुर्सियों पर जंजीरों से बंधे हुए मिले। स्क्रीन पर अब तस्वीरें आ रही थीं कि जंगल में जंग लगे लोहे की कुर्सियां, एक दूसरे से सटी हुई कंकाल, जिनके कंधे और गर्दन और उन पर झुके हुए 3 कंकाल से अब भी जंजीरें लिपटी हुई थीं। पंछी के चेहरे से खून उतर चुका था, सांसें जैसे रुक सी गई थी। एक अजीब डर, एक अनकही सच्चाई जैसे सामने खड़ी थी, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। तभी विक्रांत अंदर आया। सफ़ेद शर्ट की बाहें मोड़ी हुई थीं, चेहरा शांत, जैसे हुआ कुछ नहीं। टीवी बंद करो, उसने वेटर से कहा। टीवी बंद होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। पंछी की आंखें अब भी विक्रांत पर थी। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। पंछी, पंछी सुनो मेरी बात प्लीज। विक्रांत की आवाज़ पीछे से आ रही थी। पंछी बिना रुके तेज कदमों से एलिवेटर की तरफ बढ़ रही थी। पीछे खड़े मिस्टर कपूर और खुशी थोड़ा हैरान थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रांत अपने पिए के पीछे क्यों भाग रहा है। पंछी एलिवेटर में दाखिल हुई, लेकिन उससे पहले विक्रांत भी आ गया। दरवाज़ा बंद हुआ और विक्रांत ने कुछ बटन दबाकर एलिवेटर को बीच में रोक दिया। ये सब आपने किया है ना विक्रांत? पंछी की नज़रें सीधे उसकी आंखों में थीं। हाँ, मैंने किया, विक्रांत ने बिना झिझके जवाब दिया। आप किसी की जान कैसे ले सकते हैं? कोई मेरी जान ले सकता था। विक्रांत का लहजा धीमा लेकिन साफ था। आप में और उनमें फिर क्या फ़र्क रह गया? आप अपनी गलती को सही कैसे ठहरा सकते हैं? बस बातों से? पंछी फिर से बटन दबाने के लिए आगे बढ़ी। विक्रांत ने अचानक पंछी का हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींचकर लिफ्ट की दीवार से सटाते हुए कहा, क्या गलत कर दिया मैंने? छोड़ देता उन्हें ताकि फिर से कोशिश करते तुम्हें मारने की, तुम्हें ख़त्म करने की। पंछी ने झटके से हाथ छुड़ाया और तीखी आवाज़ में कहा, कानून है इस देश में, कानून के हवाले कर देते, सज़ा देते उन्हें। वो कानून के नहीं, मेरे और तुम्हारे दुश्मन थे पंछी। विक्रांत ने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा, जानती हो तुम्हें अस्पताल के बिस्तर पर देखकर क्या महसूस करता था मैं? यहाँ उसने सीने पर हाथ रखा। दर्द होता है आज भी, जब याद आता है कि तुम खून में लथपथ मेरे सामने मौत से लड़ रही थी। हर वो पल जब तुम बेहोश थी, मैं अंदर से टूट रहा था, मर रहा था हर रोज़। पंछी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ अभी तीखी थी। और इसलिए तुमने उन्हें मार दिया? नहीं, मैंने नहीं मारा, विक्रांत की आवाज़ गूंजी। मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया, वो खुद मरे। उनकी मौत का जिम्मेदार वक्त है, मैं नहीं। विक्रांत, पंछी का स्वर काँप रहा था। मैंने न्यूज़ में देखा, घने जंगल में वो खोपड़ी, वो 3 कुर्सियाँ, जंजीरों से बंधे वो लोग, तुमने उन्हें वहाँ ऐसे ही छोड़ दिया था। विक्रांत चुपचाप उसे देखता रहा, बिना एक शब्द। पंछी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भूखे से प्यासे से एक साथ नहीं मरे होंगे विक्रांत, एक एक करके मरे होंगे। सोचो कैसा लगा होगा जब उनके बगल में कोई मर रहा होगा और वो जिंदा बैठे होंगे, कैसा लग रहा होगा। पंछी, यही तो सज़ा देना था पंछी। उन्हें भी तो फील हो अपनों के खोने की तकलीफ़। नहीं, आप वो विक्रांत सिंह नहीं हो, लेकिन कभी आपने उन्हें मारा नहीं था। आप तो हमेशा अपने दुश्मनों को सज़ा देते थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेरा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उसे नहीं जो मेरी जान। विक्रांत पंछी के हाथ को छोड़ नहीं रहा था और पंछी अपने हाथ को छुड़ा रही थी। उसने काफ़ी कोशिश की, लेकिन अपने आप को विक्रांत से पकड़ से आज़ाद नहीं कर पाई। विक्रांत मुस्कुराते हुए बोला, 2-4 बार जब कोशिश करती हो और छोड़ देता हूँ, तुम्हें क्या लगने लगा कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो गई हो? स्लीपिंग पिल्स, बस तुम्हारा दिल रखने के लिए तुम्हें छोड़ दिया करता था, बाकी इस पकड़ से तुम्हें दुनिया की कोई ताकत आज़ाद नहीं कर सकती। उसने पंछी को कमर से पकड़कर अपने एकदम करीब खींच लिया। पंछी गुस्से से विक्रांत की ओर देखते हुए बोली, फिर आपने मुझे स्लीपिंग पिल्स कहा? मैंने आपसे कहा था कि मुझे पसंद नहीं। अब क्या करूं, स्लीपिंग पिल्स हो तुम मेरी। विक्रांत टॉपिक को बदलना चाहा। यह सब छोड़ो, चलो कैफेटेरिया चलते हैं। कपूर अंकल वहाँ रुके हुए हैं, अच्छा नहीं लगता, और डैड के दोस्त हैं। इस तरह उन्हें छोड़कर हम यहाँ आ गए। कपूर का नाम लेते ही पंछी अब फिर से सब कुछ भूलकर उसके दिमाग में खुशी कपूर घूमने लगी। वह मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, खुशी जो वहाँ बैठी है, आपको तो जाना ही होगा ना उन्हें देखने के लिए।
खुशी का जिक्र सुनते ही विक्रांत अपनी नज़र छोटी करके पंछी को देखते हुए बोला, तुम जलती हो उससे? यह तो जब तुम आई तभी मैं समझ गया, लेकिन इतनी ज़्यादा जलती हो यह मुझे नहीं पता था। जले मेरी जूती, मैं क्यों जलूं उनसे? मैं तो बीवी हूँ आपकी। वह कौन है? कोई नहीं। विक्रांत अपनी उंगलियों से पंछी के चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोला, नज़र रहती है मेरी। भले तुम्हें यह एहसास न हो कि मैं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम पर नज़र रहती है मेरी। जिस तरह से तुम उस खुशी कपूर को घूर रही थी ना, मुझे तो लग रहा था यहाँ पर मुझे लड़कियों की रेसलिंग देखने को मिलेगी। तो सब जानते हैं कि किस नज़र से देखती हैं आपको, तो क्यों मिलने के लिए बुलाया है उसे? पंछी ने मुंह बनाते हुए कहा, अपने डैड के साथ आई है और पार्टनर है हमारी। तुम बीवी हो मेरी। मैंने पहले भी कहा था, मेरी इज्जत अब तुम्हारे हवाले। मुझ पर अगर किसी लड़की की नज़र उठती है तो मैं उसे कुछ नहीं करूँगा। मेरी बीवी के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि अपने पति के ऊपर उठने वाले नज़रों को झुका सके, जैसे मेरे अंदर इतनी शक्ति थी कि मेरी पंछी के ऊपर जिसकी बुरी नज़र आई तो मैंने उसका क्या किया, तुमने देखा ना। बटन प्रेस कीजिए और चलिए, पंछी ने कहा और विक्रांत के सीने पर अपना सर रखकर खड़ी हो गई। विक्रांत धीरे धीरे उसके माथे को सहला रहा था। शायद इस वक्त पृथ्वी, माया और मल्होत्रा को लेकर जो बातें पंछी के दिमाग में चल रही थी वो उन्हें शांत करना चाहता था। विक्रांत उसे प्यार से शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। लगभग 2 मिनट बीते होंगे जब पंछी ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई। वो अभी भी विक्रांत के सीने से लगी हुई थी। विक्रांत झुककर पंछी को देखते हुए बोला, ठीक हो? पंछी ने हाँ में सर हिलाया तो विक्रांत ने उसके माथे पर एक किस किया और अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर कुछ बटन दबाए। लिफ्ट फिर से ऊपर की तरफ चलने लगी थी। कुछ देर बाद वे कैफेटेरिया के सामने थे। विक्रांत पंछी का हाथ पकड़कर कैफेटेरिया के अंदर आया तो मिस्टर कपूर और खुशी दोनों हैरानी से उसके हाथों की ओर देखने लगे। मिस्टर कपूर पंछी की तरफ देखते हुए बोले, क्या हुआ था तुम्हें? तुम ठीक हो? विक्रांत ने पंछी को अपने और करीब खींच लिया। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मेरी बीवी थोड़ी सी जल्दी इमोशनल हो जाती हैं। वो पंछी उसकी बीवी है। इतना सुनते ही खुशी के चेहरे के रंग उड़ गए थे। पंछी के चेहरे पर एक दबी हुई हंसी थी, मानो खुशी का मजाक उड़ा रही हो। पूरे वक्त जब तक कॉफ़ी पी, खुशी की नज़रें सिर्फ पंछी पर थी और पंछी का हाथ विक्रांत के हाथ पर। पंछी ने विक्रांत का हाथ नहीं छोड़ा, भले ही उसे अपने बाएं हाथ से कॉफ़ी क्यों न पीनी पड़ी। शायद वो पूरी तरह से खुशी को वार्निंग देना चाहती थी कि बीच में मत आओ। शायद विक्रांत की संगत का ही असर था कि अब पंछी की आंखों में भी वही ठंडापन आ गया था, ऐसा ठंडापन कि लोग उसकी नज़रों से डरने लगे। खुशी कपूर पंछी की वार्निंग को अच्छे से समझ रही थी और वह उलझने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। जिस तरह से विक्रांत पंछी के पीछे गया था और अब उसके हाथों को थामे बैठा था, ऐसी चीज़ें समझदार लड़कियां जैसे खुशी जल्दी समझ जाती हैं। वह जानती थी कि विक्रांत अब पंछी को नाराज़ नहीं करना चाहेगा और उसके बीच में आने का मतलब होगा बिजनेस का डाउनफॉल शुरू होगा। इसलिए उसने फैसला किया कि वो उन दोनों से दूरी बनाए रखेगी। काम खत्म करके विक्रांत और पंछी घर आ चुके थे। कल उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी और विक्रांत ने पंछी के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान की थी। रात को जब विक्रांत स्टडी रूम से अपने बेडरूम में आया तो घड़ी में रात के 10 बज रहे थे। उसने देखा कि पंछी सो रही थी। एक नज़र घड़ी की तरफ देखा, सिर्फ 10 बजे। उसे हैरानी हुई। जब से पंछी ने ऑफिस जाना बंद किया था वह कभी 12 बजे से पहले नहीं सोई थी। वह पंछी के पास गया, उसके माथे पर हाथ रखा, टेम्परेचर चेक किया, सब कुछ नॉर्मल था। फिर विक्रांत वॉशरूम गया और वापस आकर पंछी को अपने करीब खींचकर सो गया। उसे अभी एक अच्छी नींद आई ही थी कि जब उसे महसूस हुआ कि उसके गले पर कुछ रेंग रहा है। विक्रांत कई बार हाथ लगाकर उसे झटकने की कोशिश कर चुका था, लेकिन फिर भी उसे वही फीलिंग्स हो रही थी। वह पेट के बल सोया हुआ था, इसलिए सीधे होना चाहता था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। नींद खुलने पर उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर मानो कोई भारी वजन रखा हो। उसने अपनी आंखें रोल करके पीछे की तरफ देखा और देखा कि उसके पीठ के बीचों बीच पंछी
पालथी मारकर बैठी थी। वह हंसते हुए बोला, पंछी, यह क्या बचपना है? यह बचपना नहीं है, यह पनिशमेंट है। पंछी ने जवाब दिया, पनिशमेंट? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? कहते हुए विक्रांत फिर से हिलने की कोशिश करता है। पंछी दोनों हाथों से उसके कंधे पकड़ते हुए बोली, गिर जाऊंगी, हिलाओ मत। तो बताओ, किस चीज़ की पनिशमेंट दे रही हो मुझे? विक्रांत उसके बचपने पर मुस्कुराकर बोला, मुझे केरल ना ले जाने के लिए। कल हमारी एनिवर्सरी है और आप मुझे कहीं नहीं लेकर जा रहे हैं, यहाँ तक कि आपने अब तक मुझे विश भी नहीं किया। पंछी ने मुंह फुलाते हुए कहा। उसी वक्त विक्रांत को महसूस हुआ कि कमरे में कहीं से भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। वह अपनी गर्दन मोड़ नहीं पा रहा था। उसने फिर से पंछी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मैं तो सीधे होकर लेट जाऊं, अगर तुम मेरे ऊपर से उठ जाओ तो। पंछी मुस्कुराते हुए जमीन पर उतर गई। विक्रांत पलटकर पंछी की तरफ देखता है और अचानक जैसे नींद एकदम उड़ गई। पंछी वही सी साड़ी पहनी हुई थी जो उसने शादी वाले दिन पहनी थी। चेहरे पर हल्का सा मेकअप था। कमरे में जो भीनी भीनी खुशबू थी वह उन सेंटेड कैंडल्स की थी जो पंछी ने जला कर रखी थी। विक्रांत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पंछी ने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। विक्रांत उसी का सहारा लेकर थोड़ा उठता है और बिस्तर से टेक लगाकर बैठ जाता है। उसने पंछी के हाथ को खींचा और पंछी जाकर उसके बगल में बैठ गई। विक्रांत उसके हाथ को चूमते हुए बोला, हैप्पी एनिवर्सरी टू माय लाइफ एंड वाइफ। पंछी मुस्कुराकर बोली, आपको भी हमारी आने वाली ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा खुशनुमा हो प्रार्थना करूँगी। इसके लिए मैं इस बात की गारंटी मैं देता हूँ तुम्हें। कहते हुए विक्रांत ने पंछी को अपने और करीब खींच लिया। विक्रांत और पंछी पूरे साल की यादों को एक एक करके याद करते हुए लेटे थे और अब जाकर विक्रांत ने पंछी को बताया कि कल पार्टी है और कल वह पूरी दुनिया, मीडिया सबके सामने पंछी को अपनी बीवी के तौर पर अनाउंस करेगा। पंछी भी खुशी कपूर के बाद से यही चाहती थी कि लोगों को यह पता चले कि विक्रांत शादीशुदा है और पंछी उसकी बीवी है, ताकि कोई और लड़की उसके सपनों में ना आए। उन्हें इन्हीं प्यार भरी बातों में उनकी पूरी रात बीत गई थी। अगले दिन सुबह कमरे से निकलते हुए पंछी ने अपने मम्मी पापा, त्रिभुवन जी, दादाजी और घर के सभी लोगों से आशीर्वाद लिया। पार्टी हॉल। ब्लैक कलर के 3 पीस बिजनेस सूट में विक्रांत पार्टी में आ चुका था। पूरा परिवार इस वक्त अपने गेस्ट को अटेंड कर रहा था। मीडिया के लिए अलग से अरेंजमेंट किया गया था। विक्रांत ने अपनी घड़ी में वक्त देखा और फिर अपने मोबाइल से पंछी को कॉल लगाया। पंछी जो ब्यूटिशियन से तैयार हो रही थी, विक्रांत का फ़ोन करती ही उसे रिसीव करती है। तुम रेडी हो? हाँ, बस थोड़ी नर्वस हूँ, पंछी बोली। विक्रांत सिंह की बीवी होकर नर्वस होना तुम्हारे लिए सूट नहीं करता। तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। 5 मिनट में अनाउंस कर रहा हूँ, आ जाना, विक्रांत ने कहा। पंछी ने फ़ोन काटा और खड़े होकर आईने में अपने आप को देखा। वह अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए खुद को देख और बाहर निकल गई। कुछ पल के लिए पार्टी हॉल की लाइट्स डिम कर दी गई। विक्रांत ने माइक अपने हाथ में लिया और पहले मीडिया की तरफ फिर पार्टी में मौजूद लोगों को देखा। आप में से काफ़ी लोग जानते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है। कुछ लोग यह नहीं जानते, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। विक्रांत के कहते ही पार्टी हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। विक्रांत मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू सो मच। आप सभी के सामने आज मैं अपनी पत्नी को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरी जान, मेरी लाइफ, माय वाइफ, पंछी विक्रांत सिंह। कहकर विक्रांत ने सीढ़ी की तरफ अपनी उंगली का इशारा किया। एक बड़ी सी फोकस लाइट सीढ़ी के पास आई और पंछी लाइट के बीच में खड़ी हो गई। जिस तरह पंछी अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी, आज विक्रांत भी पंछी से अपने नज़रें नहीं हटा पा रहा था। वह लाल और पीले रंग की बनारसी साड़ी में पूरे लाल रंग के गहनों में सजी हुई थी। हाथों में चूड़ियाँ, माथों पर बिंदी और खुले लहराते बाल। जैसे पंछी ने खुद को एक नए रूप में ढाल लिया था। विक्रांत ही नहीं, पार्टी के सभी लोग बस पंछी को ही देख रहे थे। विक्रांत तेज कदमों से चलते हुए पंछी के पास जाता है। इस वक्त उस लाइट का फोकस दोनों पर था और वह दोनों एक दूसरे के सामने खड़े
एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक मुस्कान थी जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार था। दोनों के चेहरे पर वो भावनाएं झलक रही थीं। विक्रांत ने अपने हाथ ऊपर किए और प्यार से पंछी के चेहरे को अपने हथेलियों में भरते हुए उसके माथे पर एक हल्का सा किस किया और बोला, हैप्पी एनिवर्सरी माय लव, तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। पंछी का चेहरा विक्रांत की तरफ उठा हुआ था और उसने अपनी पलकों को झुका लिया। विक्रांत मुस्कुराते हुए बोला, यू लुक ब्यूटीफुल। जलन हो रही है मुझे कि पार्टी क्यों रखी मैंने। पंछी ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रांत, आप कैसे बातें कर रहे हैं। विक्रांत ने पंछी के चेहरे को छोड़कर उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, आई लव यू सो मच। लव यू टू विक्रांत, पंछी ने कहा और विक्रांत की मानो बत्तीसी नजर आ रही थी। विक्रांत के हाथों को पकड़कर वो उसके बगल में खड़ा हो गया। तभी सामने से आवाज आई, कॉन्ग्रेचुलेसन पंछी। पंछी ने देखा यह रौनक सेट्टी था जो विक्रांत के साथ एक पार्टी में मिला था। तुम्हारा सेट्टी भाई, विक्रांत ने पंछी से कहा तो रौनक का चेहरा थोड़ा सा बना हुआ था। विक्रांत चारों ओर देखते हुए बोला, यह मेरी पत्नी है। हमारी शादी को आज 1 साल पूरे हो चुका है और मैं यह कहना चाहूँगा कि अब जो रेपुटेशन और सम्मान सिंह परिवार का रहा है वही अब मेरी पत्नी पंछी का भी होगा। मीडिया वाले उनकी तस्वीरें ले रहे थे और सभी के सवाल थे, कब मिले, प्यार कब हुआ, शादी कब हुई, पहले क्यों नहीं बताया। पंछी बस मुस्कुराते हुए खड़ी थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सबको क्या जवाब दे। पंछी की तरफ से विक्रांत ने सारे सवालों के जवाब दिए और जो बातें उसने बताई वे सभी प्यार से भरी हुई थी। कुछ देर बाद विक्रांत और सभी पार्टी में व्यस्त हो गए। रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था और विक्रांत को अपने पार्टी के मेहमानों से अब जलन होने लगी थी। लोगों की नज़रें पंछी से हट ही नहीं रही थीं, जबकि विक्रांत की नज़रें उन लोगों पर से नहीं हट रही थीं जो पंछी को देख रहे थे। हालांकि सभी को यह अच्छी तरह से पता था कि विक्रांत सिंह कौन है, इसलिए सभी जल्दी होश में आ गए थे और पंछी से अपनी नज़रें हटा ली थी। विक्रांत ने पंछी का हाथ थामे स्टेज की ओर कदम बढ़ाया। विक्रांत सेंटर में जाकर खड़ा हो गया, पंछी के हाथ को अपने कंधे पर और दूसरे हाथ को अपनी हथेली में थामे डांस करते हुए विक्रांत मानो जैसे पंछी की आंखों में डूबता जा रहा था। विक्रांत, बस कीजिए, पंछी शर्माते हुए बोली। क्या करूं, मेरी नज़रें तुमसे हट ही नहीं रही, विक्रांत बोला। फिर हंसी में शर्माते हुए कहा, मैं क्या करूं, अगली बार से ब्यूटिशियन को तैयार करने के लिए मत भेजिएगा। पंछी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम वैसे भी बहुत खूबसूरत हो। विक्रांत ने पंछी के हाथ को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे आज तुमसे कुछ और भी कहना था। और फिर पंछी ने पंछी के कमर पर दोनों हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें हमारी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। मतलब, पंछी ने सवाल किया। फिर हंसी के साथ बोली, हमारे पास पूरी फैमिली है, बिल्कुल, पर तुम्हारी तरह एक छोटी पंछी, मेरी तरह एक छोटा विक्रांत, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। विक्रांत ने पंछी की आंखों में गहरी नज़र डालते हुए कहा। पंछी शर्माते हुए अपने चेहरे को विक्रांत के सीने में छुपाने लगी। यह पंछी का सबसे फेवरेट जगह था। जब भी उसे किसी सवाल का जवाब नहीं होता, जब वो विक्रांत को फेस नहीं कर पाती, तो उसे छुपाने के लिए विक्रांत का सीना ही सबसे फेवरेट जगह होता था। मेहमान खा पी कर अपने घर लौट गए थे। सिंह घर के बाहर लक्ष्मी जी दोनों को लेकर आईं। अपने उल्टे हाथ से पहले उन्होंने मिर्ची से दोनों की नज़र उतारी और बोली, भगवान तुम दोनों को बुरी नज़र से बचाएं। विक्रांत का बेडरूम। पंछी विक्रांत के सीने पर सर रखकर सोई हुई थी, लेकिन विक्रांत की आंखों में इस वक्त नींद नहीं थी। वह पंछी के बालों को धीरे धीरे से सहलाते हुए एक हाथ से उसकी पीठ को सहलाने में खो गया था। विक्रांत बस पंछी को एकटक देख रहा था। पंछी का चेहरा विक्रांत के सीने पर रखा हुआ था, जिससे उसका गाल थोड़ा सा दब गया था। उसके होठ थोड़े से खुले थे, मानो जैसे वह पॉट बना रही हो। विक्रांत ने अपने दोनों हाथों को छोड़कर धीरे धीरे पंछी के गाल को सहलाया। पंछी ने थोड़ी सी कसमसाई और अपनी आंखें खोलकर विक्रांत की तरफ देखा, फिर अपने आप को थोड़ा सा ऊपर खींचते हुए विक्रांत के गले में सर को छुपाते हुए बोली, आप सो क्यों नहीं रहे हो, सो जाइए। और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली।
पंछी की सांसों को अपने गले पर महसूस करते हुए विक्रांत बोला, पंछी मैं मजाक नहीं कर रहा था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पंछी को समझ नहीं आया कि विक्रांत क्या कहना चाहता था। पंछी अपनी कोहनी को बेड पर टिकाकर हथेली पर सर रखकर विक्रांत की तरफ देखा और बोली, अब रात के 3:30 बज रहे हैं और आपको मुझसे यह बात करनी है। विक्रांत शरारती मुस्कान के साथ बोला, मैं जो कह रहा था बेबी के बारे में, मुझे उसे पूरा करना है। विक्रांत, पंछी ने शर्माते हुए अपना चेहरा ब्लैंकेट में छुपाया। विक्रांत भी मुस्कुराता हुआ ब्लैंकेट के अंदर घुसते हुए बोला, अभी तो तुम नींद में इतनी आलसी लग रही थी और अब इतनी फुर्ती। कहते हुए विक्रांत ब्लैंकेट के अंदर पूरी तरह से घुस चुका था और पंछी ने उसका विरोध भी नहीं किया। दोनों की नज़दीकी और प्यारी बातचीत रात की शांति में घुल गई थी। इस कहानी का आगे का भाग आप लोगों को सुननी है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।